लोग नेचर क्लब गोंडा से हैं और साथ में हम लोग सरयू नदी स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं 2018 से। सरयू नदी स्वच्छता अभियान का नाम किसी ने सुना है? हाथ उठाइए। ठीक है, कुछ लोगों ने सुना है। तो आज हम लोग आपके बीच में अपनी जो प्रकृति है, अपनी नदियां हैं, अपने तालाब हैं, अपने जो पशु पक्षी हैं, उनके बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो बात किया जाए, आप लोग तैयार हैं? मतलब ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती बोले, आप लोग जबरदस्ती सुने, है ना? क्योंकि हम सारे लोग जो है इस धरती पर रहते हैं ना, हमारे पास में नदियां हैं जिनसे हमारा जीवन है, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास पशु पक्षी हैं, तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं? तो इसलिए इनके बारे में, इनसे जो हमारा संबंध है उसके बारे में, इस संबंध में जो समस्याएं आ गई हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है। जरूरी है? तो इसलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से बस मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग सारी बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है? और अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो वो जरूर पूछिएगा, है ना? क्योंकि जब आप कुछ सुनते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जब कोई भी ध्यान से कोई बात सुनेगा तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठेंगे, तो वो प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि उससे क्या है, आपको चीजों को समझना आसान हो जाता है और मुझको भी फिर अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैंने इतना समय दिया, इतना बोला, इतना बताया, तो लोगों ने सुना और क्वेश्चन भी किया। तो जरूरी है कि आप प्रश्न करें ना, तो आप सभी प्रश्न कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले ये बताइए, आप में कितने लोग यहां पर जीवित हैं? कुछ लोग के हाथ अभी उठे नहीं है। ठीक है, तो आप सारे के सारे जीवित हैं। अच्छा, अभी आपको उठाकर, आपका क्या नाम है? अभी अनुराग जी को उठाकर मंगल ग्रह पर ऐसे बैठा दिया जाए टाट पट्टी पर, तो क्या अनुराग जी वहां पर भी जीवित रहेंगे? रहेंगे? चंद्रमा पर जीवित रहेंगे आप वहां? बताइए कौन कौन कह रहा है कि जीवित रहेंगे, हाथ उठाइए। अरे हाथ उठाइए ना। अरे यहां जीवित है तो वहां भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? तो क्या वहां पर हमारे सांस लेने भर की ऑक्सीजन है? नहीं है। और खाली ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या जीवित बचेंगे? और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें जीवित रहने के लिए? अरे एक एक करके हाथ उठाइए और जो हाथ उठाएगा वो बोलेगा। कौन बोलेगा? अरे अभी तक सब बोल रहे थे, अब कोई नहीं बोलोगे। हाथ उठाइए। जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? कौन बताएगा? आप ही बताइए अनुराग, क्योंकि आप ही को तो मंगल ग्रह पे जाना है ना। जल, वायु, भोजन। ठीक है, जल जरूरी है, वायु जरूरी है, भोजन जरूरी है, और क्या जरूरी है? वो हवा में आ गया, है ना? और तापमान भी जरूरी है। अभी तापमान कितना होगा? 30-32 होगा, 30-32 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान अपने यहां पर कितना जाता है? 47-48 डिग्री। यही तापमान अभी 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो क्या जीवित बचा जाएगा? यही तापमान अगर -50 डिग्री हो जाए यहां पे, क्या हम लोग जीवित बचेंगे? तो जीने लायक तापमान भी चाहिए। और यही जो परिस्थितियां हैं कि हमको सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, हवा में विषैली गैसें कम है ना? भले ऑक्सीजन जितनी मिल रही है उसकी दोगुनी मिलने लगे आपको, अगर विषैली गैसों की संख्या बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, जिनको प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो भी हमारी मौत हो जाएगी, है ना? तो विषैली गैसें कम है, पानी साफ मात्रा में हमारे पास है, पीने लायक है। पानी में भी अगर कुछ जहरीली चीज होगी तो क्या हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। दूसरा, पोषक खाना हमारे पास है, खाने में भी अगर पोषण ना हो तो क्या हम जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसके अलावा तापमान भी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही रहता है, तभी तो हम जीवित रहते हैं। ठीक है,
अब यही परिस्थितियां अपने धरती पर हैं, इसलिए यहां पर जीवन है। ये परिस्थितियां मंगल ग्रह पर नहीं है, ये परिस्थितियां चंद्रमा पर नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। अच्छा, क्या आदिकाल से ऐसा ही ये परिस्थितियां ऐसी ही थी धरती पर? आपने सुना होगा एक समय धरती आग का गोला थी, फिर बहुत से बादल आए, कई लाखों साल बारिश हुई धरती पर, फिर धरती ठंडी हुई, उसके फिर और कई लाखों करोड़ों साल बाद पेड़ पौधे उगे। पेड़ पौधों ने भगवान शंकर की तरह हवा के जो सारे प्रदूषण थे उसको सोखा, ऑक्सीजन लाई हमारे वातावरण में, तब जाकर धरती पर जीवन संभव हुआ। फिर जीवन की शुरुआत हुई धरती पर, जो हम जैसे प्राणियों का जीवन है। तो धरती पर शुरू से तो ये परिस्थितियां ऐसे नहीं थी ना, और आगे भी भविष्य में जरूरी नहीं है कि ये परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, कि जरूरी है हमेशा जीवन रहेगा धरती पर, नहीं रहेगा। तो ये परिस्थितियां ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और आज हम लोग इन्हीं जीवन के लिए जो जरूरी परिस्थितियां हैं इनको दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रहे हैं। अपने पानी को हम गंदा करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, अपनी हवा को हम गंदा करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हवा प्रदूषित होती जा रही है, पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं, पशु पक्षियों को मारते जा रहे हैं, और इन सबके कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो क्या भविष्य में हमारा जीवन बचेगा? अगर ऐसे ही हम करते रहे तो क्या हम जिंदा बचेंगे आगे? वैज्ञानिक बता रहे हैं दुनिया भर के कि हम लोग आपातकालीन दौर से गुजर रहे हैं धरती पर। धरती का तापमान इस तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण धरती की जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है। अभी आपने सुना होगा, टीवी में पढ़ा होगा, शायद पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई। पाकिस्तान में इस समय काफी अव्यवस्था, आपने किसी ने सुना है? पाकिस्तान कंगाल हो गया, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ऐसा कुछ आपने सुना? क्या ऐसा क्या हुआ कि वो वहां ऐसी नौबत आ गई? पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ पता है? इस बार अभी आपने पिछले साल बारिश देखी कैसी हुई? क्या सामान्य थी? क्या उसमें असामान्य क्या था बताइए? ऐसा क्या हुआ कि वो सामान्य नहीं थी? सबको पता है, बताओ ना, आप ही बताओ। क्या बारिश सही समय पर हुई थी? क्या सही समय है बारिश का? जो मॉनसून की बारिश है उसका सही समय क्या है यहां पर? जुलाई, अगस्त, 15 सितंबर तक, यही इसी में अधिकांश बारिश होती है। और पिछले साल बारिश कब हुई? इस पूरे दौर में बहुत कम बारिश हुई, और फिर अक्टूबर में बहुत बारिश हो गई, असमय। यहां पर भी नुकसान हुआ, और यहां पर तो कम हुई, अचानक बहुत ज्यादा बारिश मॉनसून के समय पाकिस्तान में हुई, इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर भयानक बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ के कारण पाकिस्तान में खेती बड़े पैमाने पर चौपट हो गई। सिर्फ खेती चौपट नहीं हुई, वहां के जो बिजली बनाने के संयंत्र थे वो ठप पड़ गए, वहां के सारे उद्योग ठप पड़ गए। और ये हाल है आज कि पाकिस्तान में लोग लाइन में लगकर खाने भर का खाना मांग रहे हैं, तमाम देश उनको खाना दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। देश पूरा का पूरा कंगाल हो गया, सिर्फ एक साल बारिश असामान्य हो जाने के कारण। हमारा देश भी कृषि आधारित है। अगर हमारे देश में 2 साल सही समय पर बारिश ना हो और फसलों में भयानक गिरावट आ जाए उत्पादन में, तो क्या हाल होगा? अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग? 2 साल हमारा अनाज पैदा ना हो ठीक से, हमारे देश का अनाज का भंडार खत्म हो जाएगा। हम लोग जो इतना ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, भारत
तमाम देशों को देता है, खुद खाने के लाले पड़ जाएंगे। और अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग जनसंख्या में चीन को पछाड़ चुके हैं। भारत में चीन से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। जनसंख्या घनत्व तो अपने गोंडा जिले का पता है, 50 से ज्यादा देश की जनसंख्या अकेले अपने गोंडा जिले की जनसंख्या से कम है विश्व के। इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारे यहां पर है। तो क्या अगर अनाज का उत्पादन घटा ऐसे किसी मौसम में परिवर्तन के कारण, तो क्या हमारा जीवन बचेगा? हम लोग आपस में लड़ रहे होंगे। और यह परिस्थिति आना क्या ऐसा है कुछ कि यह नहीं हो सकता? बहुत आसानी से हो सकता है। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं जलवायु परिवर्तन की, यह भविष्य में होगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? अच्छे भविष्य के लिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे भयानक आपातकालीन दौर में आपका भविष्य अच्छा होगा? भयानक परिवर्तन, चारों तरफ पानी प्रदूषित हो रहा है, लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। दिल्ली में अगर आप लोग जानते होंगे हवा कितनी प्रदूषित है। दिल्ली की हवा में जो सांस ले रहा है समझो 18 सिगरेट रोज पी रहा है, इतना प्रदूषण है। पानी हर कोई, अब देखो आरओ का पानी हर कोई खरीद रहा है। गोंडा शहर के अंदर आधे से ज्यादा लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं या आरओ लगाकर पी रहे हैं। जमीन का पानी जो है पीने लायक नहीं रह गया शहर में। हमारा पानी पीने लायक नहीं रह जा रहा है, हमारी हवा गंदी होती जा रही है, खाने के उत्पादन पे समस्या आ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, जीवन की परिस्थितियां हमारी डगमगा रही हैं। ये प्रलय की ओर हम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे कि नहीं? तो ऐसे में हमारा कोई अच्छा भविष्य दिख रहा है क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या जिम्मेदारी हमारी? ऐसा होने दिया जाए? ये किसकी वजह से हो रहा है? हम लोगों की वजह से, हम इंसानों की वजह से यह हो रहा है। हम लोग सुबह से शाम तक जितना काम करते हैं, हमारे सारे काम का बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। पन्नी कौन कौन इस्तेमाल करता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। लगभग सभी लोग करते हैं, है ना? सरकार ने उसको गैर कानूनी घोषित किया हुआ है। हम सब जानते हैं पन्नी का इस्तेमाल करना गलत बात है, फिर भी हम कर रहे हैं। पन्नी हम लेकर आते हैं अपने गांव में, उसका क्या करते हैं फिर? या तो जला देते हैं, फिर वो सूंघ कर अपने फेफड़े में भर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। या फिर किसी तालाब में नदी में फेंक आते हैं, वहां के बेचारे जानवर उसे खा के मरते हैं। ठीक है, मिट्टी में फेंक देते हैं खेत में, वहां पर खेत बंजर होता है, नाली में बह के जाती है, पानी रुकता है, वहां पर मच्छर पैदा होते हैं, फिर डेंगू मलेरिया फैलता है। होता है ऐसा? तो पन्नी लाकर तो बड़ा हम लोग बुद्धिमानी वाला काम कर रहे हैं। चलो ताली बजाओ सब लोग इस काम के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ताली पन्नी ना इस्तेमाल करने के लिए बजनी चाहिए। ठीक है? पन्नी का जो इस्तेमाल है वो समझदारी नहीं है। क्या है? बेवकूफी है एकदम। भले ये कठोर शब्द हो, पर ये सिर्फ एक मूर्खता है पन्नी का इस्तेमाल करना, है ना? क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होने वाली। पन्नी का इस्तेमाल अभी 20-30 सालों से हो रहा है, पहले नहीं होता था। लेकिन आप चले जाओ कहीं पर, खासकर शहरों में, शहर के किनारे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। दिल्ली के किनारे कूड़े का पहाड़ बन गया है, उसमें प्लास्टिक है। आप कहीं पर चले जाओ, कूड़ा देखो, कूड़े में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? एक कविता सुनाता हूं, मैंने लिखा था जब गोंडा 2017 में गंदगी नंबर 1 आया था। अवधी भाषा में है। कविता का शीर्षक है भैया चले पन्नी लटकाए। हाथ झुलावत निकले घर से पहुंच गए बाजार। हाथ झुलावत निकले घर से पहुंच गए बाजार, और लिहिन सौदा पन्नी में भर भर, और बने बड़ा होशियार। घरे पहुंचकर एक पन्नी मां
सब्जी छिलका भर बहाई, घरे पहुंच गई एक पन्नी मां, सब्जी छिलका भर बहाई, गैया खाई पन्नी छिलकक साथे, ऐसे ओका मरवाइन। दूसर पन्नी कूड़क साथे दिहिन सड़किया बहाए, दूसर पन्नी कूड़ा के साथे दिहिन सड़किया बहाए, और पन्नी उड़ी और गई नाली मां, और रुका पानी सड़े गंधाए। और तीसर पन्नी कूड़ा मां डार के दिहिन जलाए, तीसर पन्नी कूड़ा मां डार के दिहिन जलाए, और भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके सांस में जाए। और मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधुआइन, और फिर लागे कोसे सरकार का कि पन्नी काहे नहीं बंद करवाइन। तो भैया पन्नी बंद करो अब, और झोरा लियो निकार, ना मरे गाय और ना हुए गंदगी, और सुधर जाए शहर हमार। जरूरी है करना? कोई मजबूरी है क्या पन्नी इस्तेमाल करने की? अरे हर बात पे ताली नहीं बजाई जाती है, ये तो दुख की बात है है ना? ये तो दुख की बात है भाई ये तो हम अपनी कमियां बता रहे हैं, अब उस पर भी ताली बजेगी क्या? तो क्या पन्नी इस्तेमाल करने का कोई कारण है? चीनी लाना है, क्या जरूरी है पन्नी लेकर जाना, मतलब पन्नी में लाना? क्या छोटे से थैले में नहीं लाया जा सकता है? भाई हमसे पहले की पीढ़ियां तो झोले में ही लाती थी, कोई सामान पन्नी में नहीं आता था, तो आज क्यों हमें जरूरी लगता है? और लेकर आते खा तो लेते नहीं पन्नी, हम लोग फेंकेंगे, जला देंगे, यही सब करेंगे। ठीक है, तो पहला काम हम सबको आज, अगर हम समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, तो हमें बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाएंगे हम लोग? पन्नी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और ना करने देंगे। ये धरती हमारी है, ना इसको बिगाड़ेंगे और ना बिगाड़ने देंगे। ये हम सबको ये चीज समझना चाहिए। तो आज के बाद पन्नी का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी मैं प्रधानाचार्य महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि स्कूल में पन्नी पर प्रतिबंध लग जाए, कोई टिफिन पन्नी में लपेट के नहीं लाएगा। ऐसा अच्छा रहेगा? एक काम हमने किया अपनी धरती बचाने के लिए, अभी ये सिर्फ एक ही काम है, और क्या करना है हमको? हम लोग अभी बात कर रहे थे सरयू नदी स्वच्छता अभियान की। आपके बगल में सरयू नदी है? सरयू नदी में आपने कोई गंदगी देखा? किस प्रकार की गंदगी? ठीक है, हम लोग 2018 से कटरा घाट पर सफाई अभियान चला रहे हैं सरयू नदी पर। ठीक है, समय समय पर इकट्ठा होते हैं, कचरा निकालते हैं। अभी ऐसा करने के बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह भी किया था, क्योंकि अपने सरयू नदी में कटरा घाट पर 9 प्रजातियों के कछुए पाए जाते हैं, और एक साथ इतनी ज्यादा प्रजातियों के कछुए देखने को नहीं मिलते हैं नदियों में। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक साथ 9 प्रजातियां एक साथ एक जगह पर है। और पता है, ये सारी 9 प्रजातियां जो कछुओं की है वहां पर, वो विलुप्तीकरण का खतरा झेल रही है। उन सब की संख्या बहुत कम बची है धरती पर, और इस कारण से एक संस्था है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, कछुओं के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही है। वो 2003 से यहां पर कछुओं का अध्ययन कर रहे हैं अपनी सरयू नदी में। ठीक है, तो हम लोग साथ में मिलकर ही काम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा, देखा कि भाई कछुओं के सामने बड़ी समस्या क्या है वहां पर। तो हमें पता चला कि एक तो उनकी अवैध तस्करी, बड़े पैमाने पर लोग कछुए निकाल कर ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा, मछली के जो जाल डाले जाते हैं उसमें बहुत सारे कछुए फंस के मरते हैं। तीसरा, नदी में बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला जाता है, उसको खा के कछुए मरते हैं, उनका घर उससे खराब होता है, उससे वो मरते हैं। तो ये तमाम कारण है, इसके कारण हमारे सरयू नदी जो है उसकी बड़ी दुर्गति हो रही थी। तो हमने एक तो 2018 में शुरू किया सफाई अभियान कि भाई हम लोग नियमित इकट्ठा होंगे, कुछ कचरा निकाला जाएगा। निकाल के हम नदी साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को ये संदेश दे पाएंगे कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आपका कचरा निकाल रहे हैं, आप नदी में कचरा डालना बंद कर दो। तो हमने लोगों से निवेदन करना शुरू किया कि सरयू हमारी माता है, कोई कूड़ेदान नहीं। बात सही है ये?
सरयू कूड़ेदान है क्या? नहीं। तो हम लोग पता है क्या क्या फेंकते हैं वहां पर? आजकल मूर्तियां सारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है, जहरीले रंगों से रंगी जाती है, वो तो डालते ही डालते हैं। इसके बाद फोटो फ्रेम प्लास्टिक का, कांच का, घर में शादी के कार्ड, धार्मिक पुस्तकें, राख, फूल, माला। इतना ही नहीं, मरने के बाद आदमी के सारे कपड़े, उसका बिस्तर, उसका दवाइयां सब ले जाकर नदी में डाल आते हैं। हमने नदी को कूड़ेदान नहीं बनाया हुआ है? बनाया कि नहीं? अरे भाई फेंक रहे कूड़ा सारा, तो कूड़ेदान नहीं हो गई नदी? हो गई ना? तो नदी कूड़ेदान है कि माता है हमारी? हमारे पूर्वज उसका पानी पीते थे। आज लोग कटरा घाट पे जाते हैं, नहाना भी नहीं चाहते हैं उस नदी में, और कल को उसकी हालत और खराब होगी, फिर तो नदी किनारे खड़ा होना भी नहीं चाहेंगे। लखनऊ को गया है? आपने कोई गया लखनऊ? गोमती नदी है, गोमती नदी किनारे खड़े हो जाओ, बदबू आती है लखनऊ में, नाला बन चुकी है। दिल्ली में जाओ, यमुना का हाल, ठेला तैरता हुआ दिखेगा आपको नदी के ऊपर, दूर तक, नदी से 100 मीटर दूरी तक भी खड़े होने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। कल को सरयू का हाल भी अब यही करेंगे। थोड़ी बहुत दुर्गति तो कर ही करके रखा हमने, किया कि नहीं? तो क्या नदी में कोई चीज फेंकना सही है? ठीक है। एक शब्द है विसर्जन, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक कोई बताएगा विसर्जन का मतलब क्या होता है? कोई एक बताओ। सब लोग सुने हो भाई, मतलब तो पता होगा फिर सबको। क्या मतलब है बताओ, आप ही बताओ भाई, अब तुम ही सामने बैठे हो। अर्पित करना मतलब क्या, पूरा बताइए, परिभाषा अगर पूछा जाए तो। ठीक है, बैठ जाओ। किसी चीज में मिलाना। नहीं, आमतौर पर विसर्जन में लोग क्या करते हैं? मूर्तियों को, पूजा पाठ की सामग्री को ले जाकर नदी में विसर्जित में प्रवाहित कर देते हैं। अभी मैं कहूं इस सभा का विसर्जन किया जाता है, तो क्या आप लोग जाकर नदी में कूद जाओगे? विसर्जन का क्या अर्थ है? विसर्जन का अर्थ है त्यागना या भंग करना। विसर्जन का मतलब नदी में कूद जाना नहीं है। दो चीजें होती हैं पूजा पाठ में, एक होता है स्थापना और एक होता है विसर्जन। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, मान लो अभी यहां हमें इकट्ठा करना है, तो हम यहां पर एक कलश की स्थापना करेंगे या मूर्ति रखेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे। स्थापना का मतलब है, हे ईश्वर आप हमारे स्थान पे आ जाइए, हमें आपकी पूजा अर्चना करनी है। इसका ये क्या हो गया? स्थापना। और जब पूजा संपन्न हो जाती है, तो जैसे ही कलश या मूर्ति को हम उठाते हैं, इसका मतलब है विसर्जन। विसर्जन का मतलब जानते हैं क्या है? हे ईश्वर अब आप अपने स्थान पर वापस लौट जाइए, पूजा संपन्न हो गई। यह है विसर्जन, जैसे सभा का विसर्जन। ठीक है, नदी में डाल देना किसी चीज को, यह विसर्जन नहीं है। एक गलत परंपरा चल चुकी है। पहले हालांकि किसी ने भाई, पहले मिट्टी की मूर्तियां बनती थी, खाने वाले रंग जैसे तमाम पौधे हैं, पलाश के फूल निकलने वाले हैं, लाल रंग बनते हैं उससे, सिंदूरिया का पौधा होता है ना? अभी बहुत कम बचा अपने गोंडा में, लोग पहले उसी से सिंदूर लगाते थे, लाल रंग मिलता था, हल्दी हो गया, ऐसे तमाम पौधे में रंग होते थे। उन रंगों से उस मिट्टी की मूर्ति को रंगा जाता था। और मान लीजिए किसी एक ने मूर्ति रखी, ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया, तो नदी को कोई नुकसान हुआ? मिट्टी थी, जाके मिट्टी मिल गई, प्राकृतिक रंग था, धुल गया, कोई नुकसान नहीं था। लेकिन आज पूजा पाठ में हम अनिष्टकारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पानी को जहरीला बना रही हैं, साथ में प्लास्टिक, कांच, ऐसी खतरनाक चीजें। पूजा पाठ में ऐसी अनिष्टकारी चीजों का प्रयोग करने से हमारी पूजा फलीभूत नहीं हो सकती है। पूजा पाठ में अगर कोई गलत, पहले राक्षस क्या करते थे? यज्ञ हो रहा होता था, उसमें लाकर गलत चीजें डालते थे, विघ्न पड़ता था। आज हम लोग भी वही राक्षस बन चुके हैं, पूजा पाठ में ऐसी जहरीली चीजें डालते हैं, प्लास्टिक का, जहरीले पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग वो काम नहीं कर रहे क्या राक्षसों वाला? कर रहे कि नहीं? और फिर वही सारी चीजें ले जाकर अपनी मां स्वरूप नदियों को हम मारने में लगे हुए हैं।
करना चाहिए ये काम? नहीं करना चाहिए। हम लोग कैसी मूर्तियों का प्रयोग करें? जरूरत पड़े मिट्टी की मूर्ति। अरे भाई पहले मूर्ति तो कहीं पर भी मिट्टी उठा लिया, गाय का गोबर उठा लिया, हर एक चीज से एक मूर्ति स्वरूप बनाकर पूजा होती थी। ऐसा थोड़ी था कि बाजार में जाकर हर साल भगवान को खरीद कर लाना है और हर साल भगवान को ले जाकर फेंक आना है। ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। तो हम पहली बात कोशिश करें मिट्टी की मूर्ति, अपने आसपास किसी कुम्हार से कह दे कि भाई मिट्टी की मूर्ति बना दो, उसकी पूजा करें। सुंदर नहीं बनेगी मूर्ति तो क्या उसमें भी ईश्वर का वास नहीं होगा? भाई ईश्वर तो कण कण में है ना? सुंदरता के नाम पर हम जहरीली मूर्ति बना रहे हैं, उसको प्लास्टिक से लपेट रहे हैं। अरे हमारे ऊपर प्लास्टिक लपेट दिया जाए तो हमको हमारा दम नहीं घुटेगा, और भगवान के ऊपर प्लास्टिक लपेटे हुए हैं हम लोग। गलत कर रहे हैं ना? बस हम लोग इन चीजों पर चिंतन नहीं करते हैं और इसी के कारण हम लोग देखी देखा इन चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। जो चीजें हमें दिखती हैं दूसरे को करते हुए, वही चीज हम भी करने लगते हैं। अकल अपनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या बुद्धिमान होने की निशानी है? किस बात की हमारी बुद्धिमानी अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल ही ना करें तो ठीक है। तो हमें आप लोग घर पे ये भी कह सकते हो कि भाई एक मेटल की, एक पीतल की, एक तांबे की एक मूर्ति ले आई जाए और हर साल उसका प्रयोग हो, हर साल उसी की पूजा हो। जरूरी है क्या कि उसको हम ले जाकर बार बार नदी में फेंके? नहीं जरूरी है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा पूजा पाठ में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? ऐसे किसी भी चीज का प्रयोग ना करें जिससे कल को मिट्टी, हवा, पानी को गंदा को हो। ये बात ठीक है? यहां से शुरुआत करें। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ पूजा पाठ की हमने बात की। डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, सर्फ इस्तेमाल होता है, ये नदियों में जाकर बहुत खतरनाक काम करता है। इसका इस्तेमाल क्या पहले होता था? नहीं। इसका इस्तेमाल भी आप बंद कर दीजिए। पता है मुझे करीब 2 साल होने को है, मैंने साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं मंजन का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। मैं वो एक पेस्ट आता है, गायत्री परिवार का आता है, पाउडर होता है, उसमें राख होती है, सरसों और तमाम आयुर्वेदिक चीजें होती है। ऐसे तमाम पाउडर आते हैं जिससे आप अपना दांत साफ कर सकते हैं, ठीक है? नहाने के लिए साबुन की आवश्यकता नहीं है। फिर कभी मैं आऊंगा तो आपको एक बायो एंजाइम बनाना सिखाऊंगा। घर में खट्टे फल के छिलके से और गुड़ से आप एक बहुत बढ़िया एक लिक्विड तैयार कर सकते हैं जिससे नहाना, कपड़े धुलना, सारा काम कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, 10 भाग पानी लेना है, 3 भाग खट्टे फल का छिलका, संतरे का, मौसम्बी का छिलका, और 1 भाग गुड़। इसको लेना है, एक बोतल में बंद करके टाइट बंद कर दीजिए 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद एक बहुत बढ़िया एक एंजाइम तैयार होता है जिससे का बर्तन एकदम, तेल लगा हुआ बर्तन एकदम साफ कर देगा, शरीर साफ कर देगा। आप मुंह धुल सकते हैं, उससे कपड़े धुल सकते हैं, और उससे नदी में वो जब जाता है तो नदी के प्रदूषण को वो घटाता है। इतना अच्छी चीज है ना? तो फिर उसके बारे में बात होगी। फिलहाल साबुन, शैम्पू, सर्फ का प्रयोग हम कोशिश करें कम से कम हो, नदी किनारे बिल्कुल ना किया जाए, ठीक है? इसके अलावा आसपास हमारे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घासें हैं। हम लोग, कोई झाड़ी होती है, हम कहते हैं सफाई कर दो इसकी। झाड़ी को काट के सफाई करना हुआ क्या? वो गंदगी थी? फिर हम क्यों कहते हैं हमने साफ किया उसे? भगवान ने उगाया उसे ना। तो भगवान क्या, भगवान समझदार नहीं है क्या कि उन्होंने उगा दिया उसको? प्रकृति में जितनी भी चीज अपने आप पैदा हो रही हैं, उनका अपना काम है, वो आवश्यक है, और हम उनको नष्ट करके और हम कहते हैं भाई हमने सफाई कर दिया। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है, जब तक नितांत आवश्यक ना हो हम किसी पौधे को, यहां तक कि किसी घास को भी नष्ट करने से परहेज करें। ये बहुत जरूरी है। उन घासों पर, उन पौधों पर बहुत सारे जरूरी कीड़े अपना लार्वा देते हैं, उन पर रहते हैं, तमाम सूक्ष्म जीव मिट्टी में रहते हैं। प्रकृति में सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर नहीं पड़नी चाहिए, मिट्टी पर। इसीलिए प्रकृति ने घासें बनाई हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, ताकि मिट्टी जो है वो उस सूरज की रोशनी को सीधे जमीन में पड़ने से रोके। क्यों? जमीन में तमाम तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है? वो सूक्ष्म जीव उस मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, तब हमारा उसमें खाना उगता है। और जब हम लोग वो घासें साफ कर देते हैं, रोशनी सीधे मिट्टी में पड़ती है, तो वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी की नमी गायब हो जाती है।
वो जमीन बंजर होने लगती है फिर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पौधों को, किसी भी घास को, झाड़ी को, पौधे को नष्ट ना करें। ठीक है। बेर के पेड़ कितना पौष्टिक भोजन है। जितने फल आपको बाजार में मिलते हैं सब केमिकल डालकर पकाए जाते हैं, मालूम है। लेकिन गांव में ये जो बेर का पौधा है, ऐसे तमाम पौधे हैं, जामुन आता है, देशी आम आता है, वो पौष्टिक है, उनमें कोई केमिकल नहीं है। उनको, उन पौधों को भी नष्ट ना कीजिए, तमाम पक्षियों को खाना मिलता है उससे। बारिश में ऐसे तमाम पौधे पक्षी उगाते हैं, बीज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, पक्षी अपना पौधा उगता है। तो जो भी नया पौधा उगे, आप लोग कोशिश कीजिए उसके किनारे कांटा लगाकर उसको संरक्षित करने का प्रयास कीजिए। ऐसा किया जा सकता है। वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तो वो हमारा ही भला करेगा, कोई बुरा नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं। हम लोगों को क्या किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाना चाहिए? अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करे तो वो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और वही चीज जब हम दूसरे किसी प्राणी के साथ करते हैं तो क्या वो सही होता है? नहीं सही होता है। आज अभी गौवंश की बात कर लीजिए, गाय की, भैंस की। पता है अपना भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन चुका है। दुनिया का तीसरा। गाय भैंस का मांस खिलाने में दुनिया भर के देशों को हम तीसरे नंबर पर हैं दुनिया में, और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये जो भैंसें कट रही हैं, गाय कट रही हैं, ये कहां से जाती हैं मालूम है आपको? हम सबके घरों से जाती हैं। दूध कौन कौन पीता है? दूध, दही, खोया, पनीर। नीचे कर लो। आपको पता है स्तनधारी प्राणियों में मां दूध किसके लिए बनाती है? अपने बच्चे के लिए। हमारी मां ने हमको दूध पिलाया, पिलाया ना? हमने पिया। क्या अभी भी हमारी मां हमको दूध पिला रही है? क्यों? क्योंकि अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं। और वहीं पर हम क्या करते हैं? पहले के समय में अपने शास्त्रों में दूध का प्रयोग सिर्फ 2 जगह पर जायज माना गया है। एक पूजा पाठ में, यज्ञ कार्यों में, और दूसरा औषधि के रूप में। आज सिर्फ दूध की लालच में हम गाय भैंस की दुर्गति करके रखे हैं। एक गाय का, भैंस का, उसके जीवन काल में हम कितना बच्चा पैदा करवाते हैं आप लोग जानते होंगे। बताओ एक बार, मतलब कहते हैं ना कितने वेद दूहते हैं गाय को, भैंस को, बताओ कितनी बार? 6 से लगभग 12 बार तक यह हाल है। इतनी बार एक 16-17 साल की उम्र में गाय के हम 6 से 12 बच्चे पैदा करवाते हैं, एक के बाद एक। बेचारी गर्भवती बनी, बच्चा पैदा हुआ, दूध बनना बंद नहीं हुआ, दोबारा उसे गर्भवती बनवा दिया। यह बताओ किसी किसान का सामर्थ्य है कि एक गाय का 16 साल में हम 12 छोड़ दो, सिर्फ 6 बच्चा कोई पैदा करवाए, सिर्फ 6। और 16 साल में 6 गाय के 6 बच्चे पैदा करवा के, जिसमें लगभग 3 नर भी हैं, उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा। किसी का सामर्थ्य है? एक गाय को खिलाने का कितना रुपया लगता है? अगर खरीद के सारी चीजें खिलानी पड़े कितने रुपए लगेंगे एक दिन के? 100, 150, 200। दाम घटता बढ़ता रहता है भूसे का, तमाम चीजों का, है ना? तो हम सबका सामर्थ्य नहीं है कि एक गाय के, भैंस के जितने बच्चे हम पैदा करवाते हैं उनको सबको रखेंगे और खिलाएंगे। तो नतीजा जानते हैं क्या होता है? सारी बूढ़ी भैंसें और उनके सारे पड़वे हम कसाई को बेचते हैं। सारे के सारे जितने लोगों ने रखी है सब लोग यही काम करते हैं। और जितने नर बच्चे होते हैं गायों के, उनको लोग छुट्टा छोड़ देते हैं। 2017 के पहले क्या होता था? बड़े पैमाने पर तस्करी होती थी गौवंश की। वो सारे जाते थे कत्लखाने में, मरते थे। सरकार आई योगी जी की, उन्होंने तस्करी पर रोक लगाई। उसके बाद क्या हुआ? जो जानवर अब कसाई के पास नहीं जा रहे थे, वो उनकी संख्या बढ़ने लगी, वो दिखने लगे चारों तरफ। क्यों? लोग रख तो पाएंगे नहीं उनको, पहले कसाई को दे रहे थे, अब छोड़ रहे हैं। ठीक है। वो जानवरों की संख्या दिखने लगी और उनको आज हम बोलते हैं छुट्टा जानवर। आज हाल ये है कि लोगों ने ब्लेड के तार लगाए खेतों के किनारे, उसमें वो कट कट के मर रहे हैं।
लोगों ने घर में भाले बनवा के रख लिए हैं, भाले मार रहे हैं लोग गरम तेल गरम पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर। कल को कहते थे गाय हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है? पूजा करते थे, और आज क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं उनको। यही नहीं, गौआश्रय केंद्र बने हैं, सब जानवर गौआश्रय केंद्र में भूख से मर रहे हैं। कोई एक गौवंश 2-3 महीने से ज्यादा वहां जिंदा नहीं रहता है। खाने को क्या मिलता पता है? सूखा भूसा, वो भी थोड़ा सा। हमको खाली सूखी रोटी मिले रोज, जिंदा रहेंगे? 2-3 महीने में कुपोषण हो जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी कि जिंदा नहीं बचेंगे। वो जानवर भी, वो भी जिंदा नहीं बच रहे हैं। और वो इतने सारे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों भैंसों को हमें कसाई को बेचना पड़ रहा है? क्यों हमें गौवंश को छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हम जबरदस्ती उनकी जनसंख्या बढ़वाते हैं। क्यों? हमको भाई जबरदस्ती उनका दूध चाहिए। तो अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है उन सबको रख के खिलाने का, तो हम भाई क्यों पैदा करवाते हैं? करवाते रहेंगे, वो मरती रहेंगी। क्या ये पाप नहीं है? महापाप है। पहले कोई जरा से तकलीफ देता था गाय को, गलती से भी किसी गाय का, किसी की मृत्यु हो गई गाय की, लोग कई कई महीने तक भीख मांगते थे, फिर जाते थे गया, काशी, प्रयाग, नहा के आते थे। कई महीने तक गांव में घुसने नहीं दिया जाता था उनको, गलती से अगर उनसे गाय मर गई। और आज हम सारे लोग जबरदस्ती गाय और भैंस को मरवा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? तो आप लोगों से निवेदन है कि घर पे जाइए, इस बारे में चर्चा कीजिए। भाई समस्या क्या है? इतने ज्यादा जानवर अगर सबको बचा लिया जाए, मान लो सरकार हजारों रुपए दे दे सभी उसमें गौआश्रय केंद्रों में, क्या इतने सारे जानवर जो हर साल पैदा करवाए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, सबको हम भरते जाए एक गौशाला में? कुछ ही सालों में एक एक गौशाला में 50-50 हजार, 1-1 लाख जानवर हो जाएंगे एक एक गौशाला में। क्या हमारे पास इतना खेत है कि हम उनको उगा के खिलाएंगे? धरती पर जगह ही नहीं है यार। तो उनका मरना तय है अगर हम इतने ज्यादा उन्हें पैदा करवाते रहेंगे तो हमें इस बारे में चिंता। मैं सन 2012 से मैंने दूध या दूध से बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो एक बेचारा बछड़ा भूखा बंधा रहेगा। एक मां अपने बच्चे को दिन में 10-15 बार दूध पिलाती है, बछड़े को लोग 2 बार दूध पीने को देते हैं खाली, वो भूखा नहीं रहता है, वो बेचारा भूखा रहेगा। बाद में वो गाय भैंस कटेगी, मरेगी, पूरे जीवन बेचारी बंधी रहेगी, उसका घूमने का मन नहीं करता है क्या? हम कौन होते हैं किसी को अपने बंधन में बांधने वाले? तो हम लोगों ने बहुत सारी अव्यवस्थाएं पैदा करके रखी हैं, हमें इस पर एक बार चिंतन करना चाहिए कि नहीं? तो बस यही आपसे निवेदन है। देखिए, हम सारे लोग जो है, हम सबकी जिम्मेदारी है इस धरती पर। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको पैदा कर दिया यहां पर, इसलिए नहीं कि हम चारों ओर तबाही फैलाएं, जानवरों को, पेड़ पौधों को नष्ट करें, नदी को गंदा करें। ठीक है? तो हम लोग इन सबको बचाएं। अब आप लोग के जो प्रश्न है पूछिए। आप लोग कोई प्रश्न है आप लोगों का? भाई होना चाहिए। जितनी बातें हुई उसमें कोई संशय, कुछ भी ऐसा? देखिए, ठीक है, आगे से कोई है ना पूछना होगा तो एक बार आप खड़े हो जाइएगा, है ना, कुछ जरूरी बातें हैं। तो आपने पूछा कि असामान्य बारिश को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो यह असामान्य बारिश क्यों हो रही है पता है? जो धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, धरती का गर्माना, और इसके कारण है ग्रीन हाउस की गैसें। आपने पढ़ा ग्रीन हाउस की गैसें के बारे में? कुछ गैसें हैं हमारे वायुमंडल में जिनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो गैसें हैं ये सूरज की गर्मी को सोखती हैं। तो जितनी ज्यादा ये गैसें हम उत्सर्जित करते हैं, उतनी ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ती है हमारे वातावरण में, उतनी ज्यादा ये सूरज की गर्मी सोखती हैं। तो धरती उतनी ज्यादा गर्म होती जाती है। जब धरती गर्म होती है तो धरती के जलवायु में परिवर्तन होता है, उसके कारण बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आता है और फिर असामान्य बारिश होती है। हो सकता है बारिश हो ही ना, हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है? और ये सिर्फ एक घटना है, ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो ये गैसें कैसे उत्सर्जित हो रही हैं? पन्नी जलाए,
कूड़ा जलाए, पेट्रोल जलाए, बिजली के लिए कोयला जलाए, पेड़ काटे, इन तमाम कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो हमें प्लास्टिक जलाना चाहिए? कोई चीज जलाना चाहिए? जब तक बहुत जरूरी ना हो हमें नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, बिजली का कम से कम प्रयोग कीजिए। बिजली सारा कोयला बना के बन रही है। अपने यूपी में आने वाली 89% बिजली कोयला जलाकर बनती है, पता है आपको? अपने गोंडा की सारी बिजली कोयला पर जलाकर बनती है। बगल में अंबेडकर नगर जिले में है ना एक कोयले वाला पावर प्लांट है, वहीं से आती है सारी बिजली अपनी। तो हम लोग जितना बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना उधर कोयला जलेगा, और वो हवा में कोई सीमा तो है नहीं, प्रदूषण चारों ओर फैलेगा, गर्मी बढ़ेगी, मौसम परिवर्तित होगा, परेशानियां होंगी ना। तो बस यही आप लोगों से बाद में विनम्र निवेदन है कि अपनी धरती, अपने पर्यावरण, अपने साथी पशु पक्षी जो है उन सब का सम्मान कीजिए। क्या हम लोग पशु पक्षियों से श्रेष्ठ हैं? नहीं। क्या पशु पक्षी हमसे निम्न है? नहीं। फिर क्या है? हम सब बराबर हैं। ये धरती हम सभी की है, बराबर, ना कम ना ज्यादा। वसुधैव कुटुंबकम का नाम आपने सुना है? क्या है इसका अर्थ? ये धरती एक कुटुंब है, एक परिवार है, और सभी प्राणी इस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इस धरती के वासी हैं। सबका इस धरती पर आजादी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। सबका अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है ना? सभी माओं को अपने बच्चों को प्यार करने का, पालने का पूरा अधिकार है। ये सारे अधिकार जो है, ठीक है, ये हमें सबका इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो अब कोई एक खड़ा होकर बताओ कि आज के इस सेशन में आपने क्या क्या बातें सीखी। अब ये बात आपको बतानी पड़ेगी, कोई बताओ। आप लोग इतने अच्छे स्कूल के, इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ते हो, आप लोग बोल नहीं रहे हो। बोलिए। जितनी बातें बताई गई हैं नदियों में और उसको कितनी सब, कोई दो चार बातें बताओ। क्या क्या आप लोग करने वाले हो आज से, बस ये बताओ, क्या क्या परिवर्तन लाने वाले हो? बस ठीक है, आप बताओ बेटिया, खड़े हो जाओ। क्या क्या करने वाले हो आज से? पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ठीक है, बैठ जाओ। और कोई खड़ा हो? और कोई बताओ इसके बाद दूसरा पॉइंट, और क्या करने वाले हैं बताओ बेटा। नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। नदियों में किसी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। दो हो गया, और बताओ। हमें पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए। इसके लिए हमें पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। अगर रोज नहीं लगा पाते हैं तो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए जरूर। बिल्कुल सही है ना, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बैठ जाइए। और कौन बताएगा? साबुन शैम्पू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तुरंत अगर पूरा ना बंद हो तो कम करने से शुरुआत हो सकती है। ठीक है, बैठ जाइए। 4 हो गए, और बताओ। बिजली का कम से कम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनावश्यक कोई भी बल्ब, कोई पंखा नहीं जलेगा। रात के अंधेरे में अंधेरा जरूरी होता है, जरूरी नहीं है कि चारों तरफ लाइट जला दो, है ना। ऐसा होता तो सूरज 24 घंटा जलता, है ना। तो रात में रात को रहने दो। और बताओ, 5 हो गए पॉइंट, और बताओ। मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करेंगे, पीओपी और रासायनिक रंगों वाली मूर्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी के पास कॉपी पेन है? नहीं है? चलो, ये जितनी बातें हैं मैं लिखकर आचार्य जी को भेज दूंगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई एक ये सारी बातें जो है एक चार्ट में लिखेंगे, और चार्ट यहां चिपकाया जाएगा, या आप कहीं पर भी चिपकाएंगे, ताकि आप आते जाते उसको रोज देखें और रोज सोचें कि हमने ये प्रतिज्ञा ली थी। हम बेवकूफ है कि हम बुद्धिमान हैं, हम खुद से प्रश्न करें। तो वो हमें रोज प्रश्न करना पड़ेगा, वरना हम भूल जाते हैं। और बताओ।
बताइए, आप बताइए कुछ और। हमें विषैले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी होली भी आ रही है, ठीक है, कोशिश करो कि बाजार के रंग ना खरीदो। हल्दी से होली खेल सकते हो। हमारे आसपास बहुत तरह के पेड़ होते थे पहले, रंग मिलते थे, हमने सारे पेड़ खत्म कर दिया है, तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी है। पर हल्दी का प्रयोग कर सकते हो ना। आप लोग देखो ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हो सकता है, और इस बार तय कर लो कि होली में वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो लगेगी तो हमारे त्वचा को, है ना, अच्छा लगेगा और उससे फायदा होगा, और इससे क्या होगा, फालतू पैसा नहीं बर्बाद होगा बाजार के रंग पर, ठीक है। और कुछ ना मिले, हाँ बताओ, कुछ ना मिले मिट्टी का इस्तेमाल कर लो अबीर लगाने के लिए। मिट्टी से पवित्र कोई चीज है क्या? नहीं। और यहाँ उससे टीका लगेगा। बताइए, बताइए। पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, चाहिए मत बोलिए, कह दिए नहीं काटेंगे, चाहिए तो बहुत कुछ, ठीक है। सभी लोग पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, ठीक है। और बताइए, हमें नदी में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं डालनी है। अगर किसी नदी किनारे जाते हैं और हमें दिख रहा है कि नदी में लोगों ने प्लास्टिक और तमाम चीजें फेंक के रखी है, 2 मिनट निकालिए, वो सारी चीजें इकट्ठा कीजिए, नदी से दूर ले आइए, थोड़ा सा हाथ धुल लीजिए। इतना कर सकते हैं? यही असली पूजा है, समझ रहे हैं ना। ईश्वर इसी से प्रसन्न होगा। 10 पॉइंट हो गए। मैं ये सारे पॉइंट लिखकर मैं आचार्य जी को मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। आप लोगों से निवेदन है, या आप लोगों में अगर सबने सारी बातें सुनी है, एक बार फिर से ध्यान कीजिएगा। मैं नहीं भेजूंगा, है ना, आप लोग ही ध्यान कीजिएगा। और एक चार्ट, कौन बनाएगा चार्ट? हाथ उठाओ, ठीक है, जो लोग भी बना पाओ, ठीक है, 2-3 लोग भी बना लो, ठीक है। चित्र और ये सारी बातें लिखकर आप अपने विद्यालय में लगा देना। मनीष किसी दिन इधर से गुजरेंगे और वो देखेंगे आके, ठीक है मनीष, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया, ध्यान से सुना, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एक इंसान होने की अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी धरती के प्रति बुद्धिमानी पूर्वक, ठीक है, उसके साथ व्यवहार करेंगे। धन्यवाद।